तो सगण में कितने लघु और प्यारे दोस्तों गुरु वर्ण होते हैं? तो इसके लिए आपको चाहिए गणसूत्र, और गणसूत्र हमारा क्या है? गणसूत्र है प्यारे दोस्तों हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम गणसूत्र। तो ये जो गणसूत्र है ये आता है ये माता राजभान, ये माता राजभान सलगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये माता राजभान सलगा। इसमें जब आप मात्रा लगाओगे इससे आपको पता चलेगा कि प्यारे दोस्तों यहाँ पे सगण में कितने लघु और गुरु होते हैं। इसमें मात्रा 1 आएगी, इसकी मात्रा 2 है, इसकी मात्रा 2, इसकी मात्रा 2, इसकी मात्रा 1 है, इसकी मात्रा 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी मात्रा 1 है और इसकी मात्रा क्या होगी? 2। प्यारे दोस्तों जहां ए है वहां आपने मात्रा लगाई है 1, जहां आ है वहां मात्रा लगाई है आपने 2, क्योंकि ए की मात्रा 1, आ की मात्रा 2 होती है। सगण है प्यारे दोस्तों आपका यहाँ, इस से क्या बनता है? सगण। 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। तो इसमें एक लघु, दूसरी लघु और इसके बाद में गुरु, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर? ए। 2 लघु 1 गुरु सगण में होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर प्यारे दोस्तों? ए। इसके साथ यहाँ पे हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली रचना, छंद के जो प्रवर्तक थे वो आचार्य पिंगल थे। आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्र रचना लिखी है, एक दूसरी छंद सूत्र है, लेकिन वो उसको नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली रचना कौन सी है? छंदानाभा है, छंदमाला है, छंद अवकाश है या फिर छंद अभिलाष? तो राइट आंसर क्या है? छंदमाला। और ये प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, छंदमाला किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। किसकी रचना है? केशवदास। तो केशवदास ने प्यारे दोस्तों ये रचना लिखी है जो छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली रचना मानी जाती थी। इन्हीं ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया रचना लिखी है। तो राइट आंसर है छंदमाला, केशवदास की रचना। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो गया आपका बी। मर्ग छोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? तो मर्ग छोना में समास पूछ रहा है तो आप समास विग्रह कैसे करोगे? यहाँ पे मर्ग का छोना, ठीक है। तो जब का आ गया इसमें विभक्ति क्या आती है? कर्ता ने कर्म को करण से। इसमें क्या आती है? कर्म को। इसमें क्या आता है? संप्रदान के लिए। और जब हमने समास विग्रह किया तो इसमें क्या आ गया प्यारे दोस्तों? मर्ग का छोना। इसलिए राइट आंसर हो गया संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा होता है व्याधिकरण। तो ये व्याधिकरण के जो 6 भेद होते हैं उसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो समास विग्रह करने पर क्या आएगा? का आएगा, और जब का आएगा तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर डी। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ संधि आपको ज्ञात करना है, यहाँ विसर्ग लगा है। तो प्यारे दोस्तों इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा? इस वाले विसर्ग का परिवर्तन होगा आपके प्यारे दोस्तों दंतव्य से में। तो जब विसर्ग का दंतव्य से में परिवर्तन होगा तो ना तो ये कंडीशन बनेगी, ना ये बनेगी, ना ये बनेगी, क्योंकि जब विसर्ग है तो किसी न किसी वर्ण के स्थान पे आता है या वर्ण में परिवर्तित होता है। तो उस कंडीशन के अनुसार राइट आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए। जहां प्रस्तुत तथा प्रस्तुत में एक धर्म संबंध वर्णित है वहां होता है। तो प्रस्तुत का मतलब जो दिया हुआ हो, अप्रस्तुत का मतलब जो दिया ना हुआ हो। तो यानी कि जो दिया हो और जो न दिया हो उनके बीच में धर्म संबंध करना है, एक निकट और दूर। वही चीज निकट है और उसका दूर से संबंध स्थापित करना है, उसको प्रस्तुत और अप्रस्तुत कहते हैं। तो प्रतीप अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार का उल्टा होता है। तो प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। तो इसके अंतर्गत हम योजक चिन्ह का वही प्रयोग करते हैं जो उपमा अलंकार में करते हैं, से सा सी सम समान सरिस। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए इसमें प्यारे दोस्तों प्रतीप अलंकार नहीं है, क्योंकि प्रतीप के अंदर उपमान का स्थान उपमेय ले लेता है, उपमेय का स्थान उपमान है। तो ये क्या है? जहां निकट की दूर से दिए हुए की जो नहीं दिया उससे प्यारे दोस्तों संबंध स्थापित करे उसे कहते हैं दीपक अलंकार। जैसे प्यारे दोस्तों कोई दिया होता है तो उस दिए के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, ये घर में भी प्रकाशित करता है और बाहर भी प्रकाशित करता है। तो जो घर में प्रकाशित कर रहा है वो प्रस्तुत है जहां दिया है, और प्यारे दोस्तों जो बाहर वालों को प्रकाश कर रहा है वो आपका प्रस्तुत है। यानी कि निकट वालों को भी दूर वालों को भी जो प्रकाशित करता है उसको दीपक कहते हैं। इसी वजह से इस अलंकार का नाम दीपक अलंकार पड़ा। राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर, यहाँ बी ऑप्शन। अगर ये होता तो यहाँ पर आपको क्या देता? पंक्ति में से सा, इसके बाद से सा सी, सम और समान और सरिस, इनका प्रयोग करता। अगर संदेह अलंकार होता तो क्या देता? पंक्ति में संदेह अलंकार तब होता जब प्यारे दोस्तों यहाँ आपको पंक्ति के अंतर्गत या तो वो की का प्रयोग करता या का या फिर अथवा का प्रयोग करता। ठीक है, इनमें से किसी विरोधाभास वहां होता जहां पंक्ति में न, ना, नी, नहीं, मत, मना करना और निषेध शब्द का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाता? विरोधाभास। तो यहाँ तीनों की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए राइट आंसर आपका दीपक अलंकार। ध्यान रखना है कि प्रतीप अलंकार वहां होगा जहां पंक्ति के साथ में से सासी सम समान सरिस तुलना के लिए दिया हो। संदेह अलंकार वहां होगा जहां की या अथवा की व किंधो दिया हो पंक्ति में। विरोधाभास वहां होता है जहां वास्तविक विरोध नहीं होता, केवल विरोध का आभास हो।
जहां पंक्ति में नय ना नी नहीं निषेध मना हो, जब तीनों की कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो जो बच गया वो प्रतिदीपक अलंकार। आंसर टेली करके भी आंसर दे सकते हैं। सुबंत का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सुबंत जो शब्द है यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है यार दोस्तों, यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि आज तक आपने नहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है। तो सुप किसको कहते हैं? शब्द को कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो शब्द होते हैं उनको सुप कहते हैं, इसी से शब्द रूप बनते हैं। एक होता है तिगंत जो धातुओं में होता है और एक होता है सुबंत जो शब्दों में बनता है। तो ये राम राम और रामा जो संस्कृत में बनते हैं इनको प्यार दोस्तों हम सुप कहते हैं। पूरा जो होता है वो सुबंत कहलाता है। तो सुप और अंत से मिलकर बना है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तो ये क्या है? पे वर्ग है, पे पे बे। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया, इसीलिए शब्द बन गया आपका सुबंत। तो यहाँ कौन सी कंडीशन है? व्यंजन संधि की वो कंडीशन है जहां तीसरा और पांचवा आवश्यकता पड़ने पर अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है। यहाँ तीसरा किस में बदल गया? पहले में, इसलिए व्यंजन संधि का उदाहरण राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से हैं? तो सघोष किसको कहते हैं? घोष व्यंजन को ही सघोष कहा जाता है। घोष किसको कहते हैं? जहां कंपन हो, जहां वाइब्रेशन हो, तो उसको क्या कहते हैं प्यार दोस्तों? हम कंपन को, वाइब्रेशन को, झंझकार को हम क्या कह रहे हैं? सघोष। तो ये कौन से होते हैं? च, छ, जय, ये तो नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान। प्रत्येक वर्ग के जो लास्ट के तीन है स्पर्श व्यंजन में प्यार दोस्तों जो तीसरा है, चौथा है और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा घोष अर्थात सघोष कहलाता है। इसमें से ये आपका पहला है, नहीं होगा। तय भी पहला है, ये भी नहीं होगा। पे भी पहला है, नहीं होगा। इसमें से होगा आपका तीसरा, क्योंकि ये है पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का यण क्या है आपके? प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पांचवा जो वर्ण है जिसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सघोष कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके नासिक्य वर्ण हैं। इनको ही हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। और ये आते हैं पांचवें नंबर पे, और पांचवें नंबर का जो होता है वो क्या कहलाता है? सघोष। इसलिए राइट आंसर हो गया आपका सी। असंगत विकल्प चुनना है। असंगत का मतलब जो मेल नहीं खाता है, जो भी कंडीशन के अनुसार प्यार दोस्तों सही नहीं है तो उसको असंगत अर्थात गलत विकल्प को चुनना है। एक बार सभी दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस क्लास के लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दे दो, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ताकि बच्चों के पास मैसेज जाए और एक बड़ी वीडियो के साथ में प्यार दोस्तों हम यहाँ देखें कि बाकी बच्चों के मुकाबले हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे बे क्या है? आपका ओष्ठ वर्ण है, क्योंकि किसमें आता है? पे वर्ग में आता है। पे पे बे बे, तो ये क्या है? ओष्ठ से उच्चारण होगा। पे पे बे बे, देखो मैं अपने ओष्ठ से उच्चारित कर रहा हूँ। ये बे क्या है? घोष वर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये जो पे पे बे तीसरा है। जब प्रत्येक वर्ग का आपको बता रहे हैं अभी तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है? आपका घोष। ये पे पे बे, तो बे क्या है? तीसरा है। तो ये ओष्ठ भी हो गया, ओष्ठ से उच्चारित होता है, घोष भी हो गया। तो प्यार दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। तो यहाँ तीसरा अल्प प्राण भी हो गया, घोष भी हो गया। तो ये तो अपने आप में सही हो गया। ऐसे यह क्या है? तालव्य है। इचु ऐसा नाम तालु है। ये अंतस्थ जो वर्ण होते हैं हमारे क्या होते हैं? अल्पप्राण है। यह रेलवे का उच्चारण हम जब करते हैं तो वायु कम निकलती है, और ये प्यार दोस्तों घोष भी है, ये भी सही है। इसके बाद से अल्पप्राण गलत है। जब हम मूर्धन्य से का उच्चारण करें से, तो प्यार दोस्तों इसमें वायु ज्यादा निकलती है, तो ये अल्प प्राण ना होकर क्या होगा? ये महाप्राण होगा। तो ये अपने आप में गलत हो गया। ये मूर्धन्य भी है और प्यार दोस्तों ये अघोष भी है, क्योंकि तीनों तरह के जो से होते हैं, ये वाला से प्यार दोस्तों, ये वाला से और ये वाला से आपके अघोष होते हैं। लेकिन है जो है प्यारे दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो घोष वर्ण कहलाता है आता है घोष में तीनों तरह के से अघोष। तो ये महाप्राण होना चाहिए था, जो कि गलत। राइट आंसर आपका सी है, क्योंकि आपको चाहिए था असंगत। ई क्या है? आपका जिह्वा की जीभ की आकृति के आधार पर अग्रस्वर भी है, संवर्त भी है और प्यार दोस्तों अवर्त मुखी भी है। तो ये जिह्वा की आकृति के आधार पे है और प्यार दोस्तों ये होठ की आकृति के आधार पर है, ये मुख की आकृति के आधार पे। तो जिह्वा की आकृति, जीभ की आकृति के आधार पे अग्र, मध्य और पश्च होते हैं। इसके साथ प्यार दोस्तों मुख की आकृति के आधार पे संवर्त, विवर्त, अर्धसंवर्त और अर्धविवर्त होते हैं। और प्यार दोस्तों आपको ध्यान रखना है होठ की आकृति के आधार पे वर्ताकार और अवर्ताकार होता है। ठीक है, वर्तमुखी और अवर्तमुखी, इसलिए ये भी कंडीशन अपने आप में सही है। इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आने हैं। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण बताना है आपको, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो जो गुण को बताएगा, लंबा आदमी इस घर का मालिक है, तो अपने आप में प्यार दोस्तों यहाँ आदमी ये अपने आप में गुण है। तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, तो निम्न में से गुणवाचक विशेषण है। तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, तो नीली यहाँ गुण है, जो कि कमीज की विशेषता को बता रहा है। ये अच्छा लड़का है, तो यहाँ लड़के की विशेषता अच्छा बता रहा है, ये भी गुण है। इस साल कम उपज हुई, तो उपज की विशेषता बता रहा है, यहाँ कम जो कि क्वांटिटी को बता रहा है। यह मकान बड़ा है, ये भी क्वांटिटी मात्रा को बता रहा है। तो निम्न में से गुणवाचक विशेषण क्या है? ए, बी और डी है, डी नहीं है। इसके बाद में यहाँ बी, सी और डी, डी नहीं है। इसके बाद सी, डी और ई, यहाँ डी और ई नहीं है। ठीक है, इसके बाद ए, बी, सी, तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका डी हो गया। विशेषण छांटिए, तो लाली विशेषण है, ये आपको ध्यान, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे लाल से लाली बन गया, लाल अपने आप में क्या है, यहाँ पे विशेषण है, तो लाली भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, डाली, पहली और सहेली, तो इसमें से विशेषण क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। विशेषण के भेद होते हैं 4, उनमें से एक होता है संख्यावाची, और संख्यावाची में पहली, दूसरी, तीसरी अपने आप में क्या है, यहाँ पे विशेषण। मैं लेके आया हूँ एक हिंदी स्पेशल का बेहतरीन बैच, जिसके अंदर हम तभी तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है उसके सिलेबस को यहाँ हम कंप्लीट कराएंगे। इस कोर्स की फीस रहेगी 399 रुपया। इसके अंदर हम हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्दावली, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और हिंदी विविध, यानी कि हिंदी के सारे वे सेक्शन जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, पुलिस भर्ती की, या फिर शिक्षक भर्ती की, प्यारे दोस्तों मैं सारा सिलेबस कराऊंगा इस हिंदी स्पेशल के बैच में कंप्लीट। धन्यवाद।